पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम से जुड़े सभी सहकारियों को जय भीम। सब्जेक्ट है एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड अशोका द ग्रेट। आज का टॉपिक है द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। A. The purpose of movement is to create individuals and hence the dignified society. B. What is experience? Active plus passive. C. Reconstruction of experience. And D. Life is a self-renewal process. आज के इस टॉपिक के ऊपर हमें वक्तव्य देंगे धीमत डॉक्टर तीरथ बाला मैडम। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आज के इस टॉपिक के ऊपर अपना वक्तव्य रखें। थैंक यू प्रियंका जी। तो शुड आई स्टार्ट? यस। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के साथ जुड़े सभी सहकारियों को मेरा सादर जय भीम, जय भारत। पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में जैसे हम पिछले 20-22 दिनों से प्रोग्राम की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा चल रहा है, उसके अंतर्गत ये जो हमारा लास्ट चैप्टर है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसमें ये मेरा सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं कवर करने जाऊंगी द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। इसमें जो सब हेडिंग है पर्पस ऑफ मूवमेंट इज टू क्रिएट इंडिविजुअल्स एंड हेंस द डिग्निफाइड सोसाइटी। व्हाट इज एक्सपीरियंस? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस एंड लाइफ इज अ सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस। सहकारियों, जैसे ये जो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम है, इसका जो मेन पर्पस ही ये है कि हमने जो सोसाइटी है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। इस सारी की सारा जो हमारा प्रोग्राम है, इसका मेन ही है कि ये जो हमारी सोसाइटी है, जैसे हमने कास्ट में देखा और हमने जो पहला लेक्चर इसका सैटरडे को था, उसमें हमने देखा कि जो हमारी सोसाइटी है इट इज डिवाइडेड इनटू लाइक क्लोज्ड बॉक्सेस। तो उसको उससे क्लोजनेस की वजह से जो एक सोशल एंडोस्मोसिस, जो आपसी एक जो फ्रेटर्निटी जैसे हम कहते हैं, भाईचारे का जो एसोसिएटेड लिविंग की फीलिंग कि हम एक साथ एक कंट्री में रह रहे हैं, वो जो एक फीलिंग है जो हमारे भारत देश में अभी तक नहीं बन पाई। जैसे बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू सोसाइटी जो है वो अभी तक एक यूनिफाइड एक सोसाइटी वो नहीं बन पाई, वो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। तो इसलिए ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसका अल्टीमेट जो एम है, लाइक वी आर स्टडिंग द कास्ट, व्हाट इज एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ अवर, जो हमारे सीनियर्स हैं और महापुरुष, और थिंकिंग स्किल क्या है, कॉपरेशन से हमने क्या क्या लेके आना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव इज दिस, वी आर गोइंग टू अचीव अ डिग्निफाइड सोसाइटी। तो उसके लिए जैसे कि हम कहते हैं कि जो उसका जो यूनिट है, सोसाइटी का यूनिट, अकॉर्डिंग टू बाबा साहब, सोसाइटी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो इंडिविजुअल ही है। तो हमें जो अगर सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट करना है तो हमें इंडिविजुअल से ही शुरुआत करनी होगी। तो अगर हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है, सोसाइटी का करना है, तो उसके लिए पहले हमें इंडिविजुअल को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट हम करेंगे। तो इंडिविजुअल, जैसे कि हमने देखा कि जो मानव है, मनुष्य है, वो एक सामाजिक प्राणी है। जैसे हमने अरिस्टोटल जो बहुत बड़े फिलोसफर हुए हैं, एशियंट फिलोसफर, तो उन्होंने कहा कि जो इंसान है वो एक सामाजिक प्राणी है। तो सोसाइटी में रहते हुए उसको, एक्सक्यूज मी, तो सोसाइटी में रहते हुए उसको जो उसका जो पर्सनैलिटी है उसको अगर हमने रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल, जो सोच विचार करने की कौशलता है, वो बहुत जरूरी है। तो अगर हम एजुकेशन की बात करें, जैसे हमने पहले चैप्टर्स में हमने जाना है कि जो एजुकेशन है वो लाइफ जो है हमारे हम सब इंसानों की जो लाइफ है, लाइफ इन इटसेल्फ इज लाइफ इन इटसेल्फ इज अ एजुकेशन।
और जो डेली हमें जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं अपनी लाइफ में, उन एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं। लाइफ लाइक अगर हम एजुकेशन की बात करें, इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस विद इन द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस एंड फॉर द एक्सपीरियंस। तो एजुकेशन जो है वो हमें मिलनी बहुत जरूरी है। तो अब एजुकेशन में कौन से वाली एजुकेशन, उसके लिए भी बहुत रिसर्च वर्क हुआ है। जैसे हम प्रोफेसर जॉन डीवी के बारे में हमने पढ़ा, वो डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, वो एजुकेशन में भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि ऐसी एजुकेशन जिसमें, जैसे बाबा साहब भी कहते हैं कि वो एजुकेशन जिसमें सोशल कंटेंट शामिल हो। तो इस तरह जो एजुकेशन है वो राइट एजुकेशन हमें अगर मिलेगी, जिसमें थिंकिंग स्किल भी होगी, सोच विचार करने की जो एक क्षमता है, वो अगर होएगी तभी हम इंडिविजुअल को है जो वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो एजुकेशन इट इज नथिंग बट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अवर एक्सपीरियंस। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर लिविंग। करंट एट प्रेजेंट, आज की लाइफ में हमने कैसे डिग्निफाइड लाइफ जीनी है, दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन सिर्फ इतना नहीं कि हमने पढ़ना है, कोई हमें करिकुलम मिल गया, कोई हमें सिलेबस मिला, उसको रट्टा लगा के फिर एग्जाम में अपीयर होके उसके बाद हमने डिग्री लेके हमने जॉब करनी है। नो, इट इज नॉट इनफ, इट इज नॉट ओनली दिस कि हमने कोई करिकुलम को पढ़ के और एग्जाम दे के हमने कोई जॉब तैयार करनी है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग, नॉट प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर लिविंग, बट इट इज लर्निंग बाय डूइंग। कि डेली जो भी रोज के रोज हम अपनी लाइफ में जो हमारी वी आर कमिंग अक्रॉस डिफरेंट डिफिकल्टीज, जो भी अट्रॉसिटीज की अगर हम बात कर लें अपने भारत देश में, जो SC/ST से जो अट्रॉसिटीज हो रही हैं उनके पीछे क्या कारण है, उसके लिए एजुकेट होना। व्हाट आर द रीजंस कि अभी भी यहाँ पे इंसान में बराबरता नहीं है, तो उसको हम एजुकेशन कहेंगे। सो वी कैन ऑल्सो से कि जो एजुकेशन है, इट इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड विद द थिंकिंग स्किल। जब हम किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे विद द एजुकेशन, तो थिंकिंग स्किल एक ऐसा हथियार है जिसके साथ हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल, ये दोनों ये कह लो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग आइडियल सोसाइटी। तो वी कैन से, हम ये भी कह सकते हैं कि एम ऑफ एजुकेशन इज बियॉन्ड द रिजल्ट्स, कि जो हमने एग्जाम में बैठना, मार्क्स लेना, इट इज बियॉन्ड दैट। जस्ट एक एग्जाम में पास होना नहीं, इंडिविजुअल एफिशिएंसी, एक सिंगल पर्सन की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए भी एजुकेशन का रोल है। क्योंकि इंडिविजुअल जो हमारी एफिशिएंसी जब बढ़ेगी, उस इंडिविजुअल एफिशिएंसी से ही हम एक जो है एफिशिएंट सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल एफिशिएंसी है, ये जो हमारे डे टू डे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब हम उन एक्सपीरियंस को री एक्सप्लोर करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ये सोशल एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं। और सोशल एक्सपीरियंस तब ही बनते हैं जब सोशल एंडोस्मोसिस, जो जिसकी हम परसों बात कर रहे थे, घुल मिल जाना, जब वो सब भी हमारे मतलब एजुकेशन से हम जब उसकी वैल्यू को जान पाते हैं कि एक कॉमन फीलिंग को लेके आना, कॉमन एक्सपीरियंस फील करना, दैट इज एजुकेशन। तो जब इस एजुकेशन के साथ और थिंकिंग स्किल को अप्लाई करते हुए हम इंडिविजुअल को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और एक रिकंस्ट्रक्टर जो एफिशिएंट इंडिविजुअल बन गया है, तो वो जो उसका कंटिन्यूअस जो उसकी एफर्ट्स रहती हैं टुवर्ड सोसाइटी, जो उसके एक्सपीरियंस की एक्सप्लोरेशन रहती है, उसके साथ दैट लीड टू कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन की फीलिंग फिर उस इंडिविजुअल में आ जाती है जब वो ये जान पाता है कि सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। एजुकेशन से उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की जब उसमें चेष्टा आ जाती है, तो वो कोऑपरेशन की फीलिंग जो है उसमें इंडिविजुअल का एक दूसरे पे ट्रस्ट बढ़ता है। एक फ्रीडम की ट्रस्ट के साथ साथ एक फ्रीडम की फीलिंग आती है, और एसोसिएटेड लाइफ and common experience, common participation, they all lead to social endosmosis। वही जो हम परसों बात कर रहे थे कि एक दूसरे के लाइक घुल मिल जाना एक दूसरे की लाइफ में। अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो अपना नुकसान महसूस करना, और अगर कोई जीता है, अगर किसी की विक्ट्री हुई है तो उसको अप्रिशिएट करना, और अगर कहीं किसी को डिफीट मिली है तो उसमें अपना दुख जाहिर करना। तो दिस इज सोशल एंडोस्मोसिस कि देयर इज नो डिफरेंस। जैसे हम कहते हैं कि हालांकि जो हमारी सोसाइटी है वो कास्ट
कास्ट तक ही रह गई है। जैसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ कास्ट ही है कि हमने कास्ट तक ही बने रहना, कि बंदा मेरी कास्ट का है तो मैं उसके दुख में शामिल होऊंगा, मेरी कास्ट का नहीं है तो मुझे उस बंदे से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो डिजर्व करता है चाहे नहीं करता। तो ये जो फीलिंग है ये तब गायब होएगी जब हम इंडिविजुअली एजुकेशन एंड थिंकिंग स्किल के साथ अपना जो माइंड है, उस जो विजन है उसको ब्रॉड कर लेंगे। तो विद द ब्रॉड विजन, when we enlarge our vision, और जो हमारी कैपेसिटी है उसको जब हम ब्रॉड कर लेंगे, देन हमारी जो एबिलिटी है वो थिंकिंग एबिलिटी भी बढ़ती है, सोच विचार कौशल हमारे माइंड में आता है, और उससे दैट ऑल लीड टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो ये बहुत जरूरी है कि एजुकेशन हम सभी ले, और आइडियल एजुकेशन जिसकी बात प्रोफेसर जॉन डीवे करते हैं, कि जिसमें सिर्फ एक प्री प्लान्ड उसका करिकुलम नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी में क्या बैड इविल्स चल रही हैं, क्या कमियां हैं, क्या एट करंट पोजीशन है सोसाइटी की, सबसे ज्यादा क्या जरूरत है सिखाने की, तो वो कंटेंट एजुकेशन जो बच्चा है उसके स्टूडेंट है उनके सिलेबस में डाल के सही एजुकेशन के साथ, थिंकिंग स्किल के साथ, एंड विद द कोऑपरेटिव एटीट्यूड वी कैन कंस्ट्रक्ट सोसाइटी ऑल्सो। सो ये जो हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, एक तो राइट एजुकेशन का है कि जो एजुकेशन है वो हमें राइट मिलनी चाहिए, उसमें सोसाइटी का कंटेंट जरूरी है। उसके बाद जब हम राइट एजुकेशन ले लेते हैं तो उसमें हमने क्रिएटिव एटीट्यूड अपने आप में लेके आना है। सो 4 स्टेप्स जो एजुकेशन के है, कि एक तो अगर हम जस्ट लिखना और पढ़ना सीखते हैं तो उसको हम लिटरेट बोलेंगे कि हाँ आई कैन रीड आई कैन राइट। तो सिंपल लिखना पढ़ना जिसको आता है उसको बोलेंगे कि हाँ ये लिटरेट पर्सन है, हालांकि उसके पास कोई डिग्री नहीं है बट वो जानता है, लिखना पढ़ना जानता है। सेकंड स्टेप उसमें आ जाता है जब वही लिखना पढ़ने जानने वाला बंदा कुछ एफर्ट्स करके कंटिन्यूएशन के साथ, मेहनत के साथ कोई डिग्री हासिल करता है, तो उसको फिर हम क्वालिफाइड लिटरेट में आ जाता है वो, कि वो क्वालिफाइड पर्सन है, वो प्रोफेशनल है। तो वही प्रोफेशनल जब एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के तहत फील करता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो टू पे बैक टू द सोसाइटी, तो उसको हम कल्चर्ड लिटरेट बोलेंगे, कि ही इज लिटरेट ऑल्सो, ही इज एजुकेटेड एंड ही इज कल्चर्ड ऑल्सो, कि उसके पास एक सेंसिटिव एटीट्यूड है फॉर दिस सोसाइटी। तो ये जो पे बैक टू सोसाइटी जो एक एटीट्यूड उसमें बनता है, उसके साथ साथ अगर उसमें हम एक्टिव क्रिएटिव अगर हम वो भी उसमें ऐड कर दें, कि वो नए नए आइडियाज सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए नए नए आइडियाज अगर वो अपने आप में शामिल करे, अपने एटीट्यूड में क्रिएटिव बने, तो फिर हम उसको बोलेंगे कि ही हैज अटेन्ड ऑल द स्टेप्स ऑफ एजुकेशन। सो ये जो पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम है ये हमें क्रिएटिव बनाने की चेष्टा कर रहा है। जो हमारा एम है पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, उसका एम ही ये है कि वी ऑल इंटेलेक्चुअल, कहने को जो पढ़े लिखे हम लोग हैं, तो हम क्रिएटिव बने। कल्चर तो हम हैं, हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में ये कमियां हैं, हम कई बार अपने अपने लेवल पे इंडिविजुअल लेवल पे हम हेल्प भी करते हैं। कई बार हम देखते हैं जैसे ये जो ग्रीन लहर चलती है कि पौधे लगाने हैं, हमारे यहाँ पे पंजाब में अजीत न्यूज़पेपर था, तो वहां पे बहुत आज से 4-5 इयर्स पहले बहुत सभी ने उसमें कंट्रीब्यूट करा फाइनेंशियली कि पेड़ पौधे लगाए जाएं। इसी तरह जब भी कोई नेचुरल क्लैमिटीज आती है तो हम सारे अपना सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज कल्चर। बट जब हम न्यू न्यू इन्वेंशंस भी लेके आएंगे, कि जैसे धीमंत पी.आर. अम्बेडकर सर जैसे हमें गाइड करते हैं कि हमने अलग अलग अपनी डिवीजन करी हैं, हमारी एकेडमिक की अलग ब्रांच है, माइंड ऑपरेशन की अलग है, वुमेन ऑपरेशन है, इसी तरह हमारा इकोनॉमिक ऑपरेशन है, इसी तरह हमारा जस्टिस ऑपरेशन है। तो ये जो अलग अलग हमने एफर्ट्स करना, क्रिएटिव बनना, कि और कैसे मतलब और कैसे जो हमारी पे बैक टू जो हमने पे बैक करना है उसको और एफिशिएंटली हम कैसे पे बैक करें, तो दैट कम्स अंडर द 4th स्टेप ऑफ एजुकेशन, दैट इज क्रिएटिव। तो मेन पर्पस पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का हमें क्रिएटिव बनाना है, और हम सबको क्रिएटिव बनना भी चाहिए, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल क्लास जो है किसी भी सोसाइटी की, वही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कॉमन पीपल। इंटेलेक्चुअल क्लास ही है जो 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 आम पीपल है, कॉमन पीपल है, उसको गाइडेंस दे सकती, गाइड कर सकती है।
तो यहाँ पे मैं सभी सहकारियों को रिक्वेस्ट करूंगी कि हम क्रिएटिव बने, अपने में ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी पैदा करने की चेष्टा करें। तो इसी तरह सहकारियों आगे आ जाता है कि ये जो अगर हम इसको स्टेप्स में डिवाइड करते हैं कि रिकंस्ट्रक्ट करना है, इंडिविजुअल को भी करना है और हमने सोसाइटी को भी रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें किस तरह से हम करेंगे। तो वही जो हमें मूल मंत्र मिला हुआ है पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में कि सबसे पहले हमने कास्ट को जानना है कि कास्ट आखिर है क्या। क्लास तो हमने हर समाज में सुनी है, वर्ग होते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ वर्ग होते हैं। रॉयल फैमिली होती है, रॉयल फैमिली होती है, रिच फैमिली होती है, पुअर फैमिली होती है, तो क्लासेस होती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट क्लासेस आर नॉट क्लोज्ड बॉक्सेस, वो बंद बॉक्सेस नहीं होते, उनमें खिड़कियां दरवाजे होते हैं। बट जो कास्ट है वो क्लोज्ड बॉक्स है, उसमें जो जिस पायदान पे जन्मा है वहीं पर उसकी मृत्यु होनी है। जैसे हमने प्रतिभा आनंद जी से सीखा था कि कास्ट एक ऐसा लाइक मॉन्स्टर है हमारे भारत देश में कि इसमें जो फादर है वो भी हेल्पलेस है और जो सन है वो भी हेल्पलेस है। फादर भी कुछ नहीं कर सकता और जो सन है वो भी कुछ उससे एस्केप नहीं कर सकता। जो जो जिस वो पायदान पे जिस भी सीढ़ी नुमा ढांचे में उसका जन्म हुआ वो वहीं पर रहेगा, क्योंकि हमारे जो भारत देश इसमें जो कास्ट है उसकी ना कोई खिड़की है ना कोई उसका डोर है। तो कास्ट को हमने अच्छे से समझना है और समझकर हमने इसको डी कास्ट करना है। तो जैसे हमने कॉपरेशन में पढ़ा कि डी कास्ट करने के लिए हमें बहुत ही इजी है कि हमने रीजन, मोरालिटी, तर्क और दलील का सहारा लेना है, कॉपरेशन का सहारा लेना है। व्हेन वी आर हैविंग कोऑपरेटिव एटीट्यूड, तो उसमें जब कोऑपरेटिव एटीट्यूड हमें आ जाएगा तो फिर हमें ये नहीं रहेगा कि वो मेरे से छोटी जात का है। तो ये जो कास्ट है उसको हमने समझ के उसको डी कास्ट करना है। तर्क और दलील जो है वो जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है उसको हमने अपने मेंटल एटीट्यूड में लेके आना है। इसी तरह एजुकेशन है, जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे कि जो एजुकेशन है ये जीवन जीने का एक जांच है। एजुकेशन इज लाइफ इन इटसेल्फ। हम डेली एजुकेशन एजुकेशन कभी भी फिनिश नहीं होती। इवन हमारे डॉक्टरी में कहते हैं कि जो मेडिकल साइंस है इट इज ऑलवेज लाइक न्यू, ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, और हम ऑल वी रिमेन स्टूडेंट फॉर द होल लाइफ। तो इसी तरह जो एजुकेशन है वो भी कभी भी संपन्न नहीं होती। तो एजुकेशन में हमने न्यू न्यू जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्लोर करते हुए पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ हमने सीखते जाना है और इंडिविजुअल की रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ हमने सोसाइटी की भी रिकंस्ट्रक्शन करनी है। थिंकिंग स्किल, जैसे हम कहते हैं कि जो थिंकिंग स्किल है ये एक ऐसा दीप है जो सभी, इट इज अ लाइट ऑफ ऑल साइंसेस। सभी साइंस का जो एक लाइट, जो रोशनी है वो थिंकिंग स्किल से निकल के आती है। अनुवंश की विद्या जो सम्राट अशोक के टाइम सबके लिए फ्री फॉर ऑल थी और कंपल्सरी फॉर ऑल थी। तो जैसे हम पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में हमने सीखा है कि थिंकिंग स्किल जो है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीवायरस अगेंस्ट द कास्ट मॉन्स्टर। तो थिंकिंग स्किल को हमने समझना है और उसको हमने अपनी लाइफ में भी लेके आना है डे टू डे में। तो इट इज द अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्स। अगर हम ह्यूमन को एज ए कैपेसिटी, एज ए रिसोर्स यूटिलाइज करेंगे, कहने को तो हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है, 130 मिलियन पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा 130 मिलियन पॉपुलेशन हमारे कंट्री में है। तो इवन देन वी आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज है उसके पीछे। तो हम बहुत उनके, तो अगर उनके कंपैरिजन में बहुत पीछे हैं। जैसे हमने सैटरडे को डिस्कस करा था कि ना तो टॉप 200 यूनिवर्सिटी में हमारी कोई यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, ना ही जो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन होती है उसमें भी हमारा 17% हमारी पॉपुलेशन है, और हमारा जस्ट शेयर जो है इंटेलेक्चुअल शेयर जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो ओनली 1.3% है। तो ये जो सभी चीजें हैं ये बहुत ही सोचने को हमें मजबूर करती हैं कि व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड। वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हिसाब से हम सेकंड नंबर पे स्टैंड करते हैं। अभी सेंसस आएगा तो शायद हम फर्स्ट रैंक में ही आ जाएं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो हम इतना लैगिंग, व्हाई वी आर लैगिंग। तो इसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम में जो सबसे ज्यादा कमी है वो थिंकिंग स्किल की ही कमी है। तो स्किल, जो थिंकिंग स्किल है
ये एक ऐसी स्किल है जो हमें हेल्प करती है टू लीड, ये हमें लीड करने में सेल्फ हेल्प करती है, एंड इससे हमें हमारे में लीडरशिप की जो स्किल्स है वो पैदा होती है, एंड दैट लीडरशिप हेल्प्स अदर टू लीड देमसेल्फ। अगर मेरे में थिंकिंग स्किल आएगी, मैं सोचूंगी कि हाँ भाई, मैं मेरी मेहनत करने से ही कुछ होना है, या कह लो कि जो हमारे राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मैं पढ़ूंगी, तभी मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ किसी भी ऑफिसर को, किसी भी पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारी, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का। तो लाइक नॉलेज से ही आई कैन हैव माई राइट, नॉट कि मैं प्रेयर कर लूं, मैं कोई व्रत रख लूं। तो इस तरह ये लाइक अगर मेरे में थिंकिंग स्किल आएगा, मैं ये देखूंगी कि हाँ मुझे नॉलेज के साथ ही मैं अपना कुछ गेन कर सकती हूँ, मैं लीड कर सकती हूँ, और मुझे देख के बाकी लोग भी अपने आप को लीड करने में हेल्प करेंगे, हेल्प्ड फील करेंगे कि हाँ हमें, उनको भी इसमें मोटिवेशन मिलेगी। सो इसीलिए ये कहा गया है कि क्वालिटी ऑफ अवर थिंकिंग विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ अवर फ्यूचर, कि जितनी अच्छी हमारी थिंकिंग स्किल होगी, जितना उसमें क्वालिटीज होंगी, उतना ही हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर होएगा, क्वालिटीज, फुल ऑफ क्वालिटीज होएगा। क्योंकि जैसे हमने कहा है कि हम जो हमारा पास्ट है उसको तो हम जस्ट एनालाइज कर सकते हैं कि पीछे मेरे मदर फादर के पास क्या था, या मेरी बड़ी बहनें नहीं पढ़ पाई, या हमारे गांव में ये कमियां थी, तो उसको तो हम एनालाइज कर सकते हैं, बट जो फ्यूचर है उसको मैं डिजाइन कर सकती हूँ। आई कैन हैव अ बेटर फ्यूचर, आई कैन प्लान अ बेटर फ्यूचर, बट विद द हेल्प ऑफ थिंकिंग स्किल। सो थिंकिंग स्किल जो है ये बहुत ही जरूरी है, बहुजन समाज के लिए बहुत जरूरी है। और जैसे हमने पढ़ा ही है कि एक प्लानिंग के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, ये जो हमारा स्कूल करिकुलम है उसमें इसको नहीं डाला हो, तो हमें इसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। सो अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें लग, जैसे इसके लिए कहा गया है कि देयर इज नो नीड टू चेंज एटीट्यूड अमंग पीपल, जस्ट टीच देम थिंकिंग स्किल। हमें लाइक जो लोग पुरानी रूढ़िवादी सोचों में फंसे हुए हैं उनको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप ये व्रत छोड़ दो, आप ये बाबा के पास जाना छोड़ दो। आप उनको जैसे थिंकिंग स्किल के जो टूल्स हैं, प्लस माइनस, इंटरेस्टिंग, एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज, तो ये जो हमारे गोल्स हैं, अदर पीपल व्यूज, करंट व्यू एंड बेटर व्यू, करंट व्यू ऑफ द सिचुएशन एंड बेटर व्यू ऑफ द सिचुएशन, तो ये जो हमारे व्यू, जो हमारे टूल्स हैं, अगर हम वो टीच करेंगे तो फिर हमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम उनको ये बोलें कि आप ये रूढ़िवादी धारणा को छोड़ो, वो खुद ही उससे निकल के बाहर आ जाएंगे। सो थिंकिंग स्किल के पास इतना, लाइक इट इज सो पावरफुल, थिंकिंग स्किल इज सो पावरफुल कि हम इसे बंदे का एटीट्यूड ही चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमारे में लाइक अगर हमारे देश में मॉरल वैल्यू एंड एथिकल वैल्यूज की अगर कमी है, तो सिर्फ इसीलिए कमी है कि थिंकिंग स्किल इज नॉट देयर, कॉपरेशन इज नॉट देयर। सो दे आर वेरी मच नीडेड, वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम थिंकिंग स्किल एंड कॉपरेशन को अपने समाज में लेके आए। और जैसे अशोका द ग्रेट है, जैसे जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि जब वो कलिंगा का युद्ध हुआ, पहले उनके समय में, जैसे हम देखते हैं कि वो बिफोर क्राइस्ट 329 के आसपास, 395 के आसपास उनका जन्म है, तो तब तो युद्ध ही होते थे, एक दूसरे पे अटैक करना। और जो एरिया व्यापार के लिए, जहाँ ज्यादा जो हेल्दी एरिया होता था, जहाँ पे ज्यादा मिनरल्स या वनस्पति ज्यादा होती थी, तो वो उस क्षेत्र को वो अपने अधिकार क्षेत्र में ले आते थे, अटैक करके, युद्ध करके। तो ये उनकी पॉलिसी होती थी, युद्ध करना, बस यही राजाओं का पॉलिसी होती थी कि ज्यादा से ज्यादा जो क्षेत्र है वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ले आए। तो कलिंगा के युद्ध के बाद जो सम्राट अशोक है, महान अशोक है, वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल का, सोसाइटी का। तो वहां पर हमने देखा कि उन्होंने भी, जब वो देखते हैं कि इतना नरसंहार हुआ, इतना लॉस हुआ ह्यूमन लाइफ्स का, तो वो अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, वो अपनी अपनी खुद का भी रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और अपनी सोसाइटी का भी रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन के बाद उन्होंने मतलब इतना कुछ अपने जनता के लिए किया कि वो, उन्होंने लाइक एक कॉमन मैन की तरह वो रहे, वो एक कॉमन मैन की तरह
अपने राज्यकाल को उन्होंने आगे जो जो भी उनका राज्य व्यवस्था थी वो एक कॉमन मैन की तरह उन्होंने चलाई। जो पहले जो सिर्फ और सिर्फ 4 विद्याएं उनके समय में पढ़ाई जाती थी, अनुवंश की, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 विद्याएं उनके समय में पढ़ाई जाती थी। उन्होंने उसके बाद उनका विस्तार करके 12 के करीब उन्होंने विद्याएं जो है अपने शासनकाल में देनी। 12 सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाने शुरू करी। जैसे हम कहते हैं साइंस ऑफ माइक्रो इंक्वायरी, साइंस ऑफ डिबेट, साइंस ऑफ जस्टिस, साइंस ऑफ एविडेंस, साइंस ऑफ लॉजिक, साइंस ऑफ फिलॉसफी, डिवाइन साइंस, तो साइंस ऑफ सोल एंड साइंस ऑफ रीजनिंग। तो इस तरह उन्होंने मतलब शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व उन्होंने शिक्षा को दिया। 4 जो विद्याएं थी उसमें से उन्होंने उनको और स्प्रेड करा, 12 सब्जेक्ट में बांटा। और उस आउट ऑफ दीज 12 सब्जेक्ट जो अनुवंश की विद्या थी, थिंकिंग स्किल, उसको उन्होंने कंपल्सरी करा। और जो एजुकेशन थी वो उन्होंने केजी से लेके पीजी तक सबके लिए फ्री करी। अनुवंश की विद्या उन्होंने कंपल्सरी करी। तो इस तरह उन्होंने जो है अपने समाज का खुद का भी पुनर्निर्माण किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, और अपने जो प्रजा थी उसका भी उन्होंने प्री-निर्माण किया। तो इसमें उन्होंने युद्ध के बाद उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली। तो कोई प्रतिज्ञा कब लेता है, कोई संकल्प कब लेता है? कोई प्रतिज्ञा तभी लेता है जब उसके आगे कोई संकल्प होता है, और संकल्प वही लेता है जब उसे आगे कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है। तो वो धम्म का आचरण करते हैं और उनको बहुत असीम पॉसिबिलिटीज उसमें दिखती हैं। धम्म का आचरण करने के बाद उनको असीम पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं, और उन पॉसिबिलिटीज को आगे रख के वो अपने संकल्प को, जो उनकी 3 जो उनकी प्रतिज्ञाएं थी, उसमें वो शामिल करते हैं कि मैं आगे से युद्ध नहीं करूंगा, और मैं जो विषमता, वैमनस्यता की जो मेरे समाज में जो बीमारी फैली हुई है उसको खत्म करने के लिए मैं उच्चतम लेवल की प्रकाष्ठा करूंगा। मतलब अपने ताउम्र सबसे ज्यादा जो भी मेरा सबसे ज्यादा जो मेरा एम या मेरा टाइम या मेरा फोकस रहेगा, वो ये जो वैमनस्यता और विषमता और वैमनस्यता का जो जाल बिछा हुआ है सोसाइटी में, उसको मैं खत्म करूंगा। तो ये जो उनकी प्रतिज्ञाएं थी, संकल्प लेकर उनको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज नजर आई धम्म में, और उसको उन्होंने, जैसे हम देखते ही हैं कि उन्होंने 84,000 शिलालेख लिखवाए, उसमें खुदवाया, अलग अलग उन्होंने उसमें इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि उन्होंने जैसे हम कहते हैं कि कुएं खुदवाए, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण किया, और वनस्पति वो जैसे अस्पताल बनाए पशुओं के लिए भी और इंसानों के लिए, तो उन्होंने बनाए कुएं खुदवाए। तो उसी में उन्होंने जो महामात्र 3 प्रकार के रजक अधिकारी उन्होंने नियुक्त किए अपने राज्यकाल में। तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए, सोसाइटी को मतलब एकदम न्यू तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उन्होंने महामात्र हायर लेवल के, मिडिल लेवल के, लोअर लेवल के उन्होंने महामात्र नियुक्त किए। और उनको यही वो एक कम्युनिकेशन के लास्ट मैन तक पहुंचने के लिए वो एक जरिया बनी कि मेरी जो प्रजा का लास्ट मैन है, जो लोएस्ट, जो डीपेस्ट, या जो सबसे लोएस्ट पर्सन है मेरी प्रजा का, वो भी मेरे तक इनके थ्रू रीच कर सकता है। और इतना उन्होंने ध्यान, इतना मतलब प्रजा का उन्होंने ध्यान रखा कि एक पिता के समान उन्होंने अपनी प्रजा का ध्यान रखा। और यहाँ तक कि जो मुजरिम होते थे, जो अगर मान लो किसी को पाटलिपुत्र में भी सजा मिली है, तो उनके जो परिवार वाले हैं, उनको तक भी उन्होंने बोला कि स्टेट की जिम्मेवारी होगी, राज्य की जिम्मेवारी होगी। अगर कोई मतलब जो लीडिंग पर्सन है किसी फैमिली का, वो कोई जुर्म करता है, उसको सजा होती है और वो मान लो जेल में बंद होता है, तो जो उसका परिवार है उसका तो कोई कसूर नहीं, तो उसका भी जो जिम्मेवारी है वो स्टेट लेगी। तो यहाँ तक उन्होंने मतलब जो कॉपरेशन की फीलिंग है, यहाँ तक वो लेके आई। तो यही रीजन था कि जब वो युद्ध की नीति का त्याग करते हैं, तो उसके बाद कभी भी उन पर कोई अटैक नहीं हुआ, उनका साम्राज्य भी फैलता गया, और कभी भी किसी ने उनके अगेंस्ट विद्रोह नहीं करा।
कलिंगा का जो बचा हुआ क्षेत्र था वहां से भी किसी ने आके उन पे विद्रोह नहीं किया कि आपने जो हमारा कुछ क्षेत्र अब छीन लिया है तो आप हमें वापस दे दीजिए। तो इतना लाइक उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट जो मतलब माइंड का इतना रिकंस्ट्रक्ट कर दिया था उन्होंने। पर इसके लिए जो उनसे सीखने की बात है, जो अशोका द ग्रेट से जो हमने सीखना है वो ये है कि उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट पहले खुद का किया। जो भी चीजें वो प्रीच करते थे, जो भी हदायतें वो अपनी प्रजा को देते थे, वो उन्होंने पहले अपने आप में इंप्लीमेंट करी। तो यहीं से हम ये कह सकते हैं कि जो ही वॉज नॉट अ ग्रेट किंग, he was a conqueror, he was a statesman, he was an administrator, philosopher, तो रिलीजियस रिफॉर्मर। तो वो एक नेशन बिल्डर जैसे उनको हम मानते हैं, वो निकल के आए, बाहर निकल के आए। एक राजा के साथ साथ वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी बने और सोशल रिफॉर्मर भी बने। सोसाइटी में रिफॉर्म जो बदलाव लेके आने हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे से वो बदलाव लेके आए। मतलब इतनी बारीकी में उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि कोई भी जीव मतलब मारकर बलिदान ना किया जाए, किसी की भी जीव हत्या ना की जाए। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अपने रसोई घर में से लाइक ये जो जीव हत्या खत्म के लिए भी उनके अपने रसोई घर में कभी कोई जानवर पक के नहीं बनाया जाएगा, नहीं खाया जाएगा। तो इस तरह उनका जो लाइक था कि उन्होंने पहले खुद का रिकंस्ट्रक्शन किया और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रजा का रिकंस्ट्रक्शन किया। तो यहाँ से सीखने का निकलता है कि हमें भी पहले इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन एंड देन वो इंडिविजुअल ही मिलकर फिर सोसाइटी का रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहीं पे उनका एक और मैसेज था हमारे लिए कि हमें बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखनी चाहिए और अपनी भावनाओं को भी हमें कम व्यक्त करना चाहिए। थोड़ा ही व्यय थोड़ा ही संचय, ये जो पाली भाषा के शब्द हैं, थोड़ा ही व्यय थोड़ा ही संचय। तो कम शब्दों में हमें हमेशा अपना टू दी पॉइंट बात करनी चाहिए। भावनाओं में हमें कभी बहना नहीं चाहिए। तो जो ये उन्होंने लाइफ के 2 सीक्रेट जो हमें सिखाए, तो भावनाओं में हमें कभी भी बहकर कोई डिसीजन नहीं लेना है। तो इस तरह उन्होंने बहुत कुछ लाइक सीखने को हमें मिला। और इसी में उन्होंने एक ये भी किया कि माता जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। उनका ये मानना था कि अगर हम बुजुर्गों की सेवा करेंगे, उनको पूरी रिस्पेक्ट देंगे, तो जो कल्चर है, जो हम जो आजकल हम कहते हैं कि जनरेशन गैप, कि कितना जनरेशन गैप आ गया, ये आजकल के बच्चे हमें सुनते नहीं है। तो तब उन्होंने सोच रखा था कि वो जनरेशन गैप की प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर हम बुजुर्गों को इम्पोर्टेंस देते हैं, घर में रखते हैं और उनके मतलब उनको ही अपने सर का ताज बनाते हैं, तो जनरेशन गैप की प्रॉब्लम कभी भी हमें नहीं आएगी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आने वाली संतानों के लिए भी कहा था कि अगर वो धम्म का कार्य ऐसे ही करती रहेंगी, अगर वो अनंत समय तक कल्याण करती रहेंगी, तो वो पुण्य की भागीदार होंगी, तो वो लाइक प्रफुल्लित होंगी। और अगर वो त्याग कर देंगी तो वो पाप का भागी बनेगी। उन्होंने अपनी जो संतानें हैं उनको भी यही उन्होंने मैसेज दिया था। मित्रों के साथ उदारता की भावना रखनी चाहिए और सहयोग, जब हम मित्रों के साथ उदारता की भावना रखेंगे तो जो हमारा सहयोग है या जो कॉपरेशन है वो बढ़ेगा। और इस कॉपरेशन के साथ ही पॉसिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी आएगी। और क्रिएटिविटी जैसे हम देखते ही हैं कि जब हम क्रिएटिव बनेंगे, जैसे हमने एजुकेशन में देखा कि हमने 4th स्टेप तक पहुंचना है, हमने क्रिएटिव बनना है, हमने नई नई भावनाएं तलाशनी है, कहाँ से कैसे कैसे हम इसको चेंज कर पाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये देश हमारा ही है। तो जैसे कह लो कि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, अपने बच्चों के लिए तो जानवर भी जीते हैं। अगर इंसान को हमने बेस्ट प्राणी मानना है आउट ऑफ द ऑल क्रिएचर ऑफ नेचर का जितना भी क्रिएचर है उसमें से जो इंसान है उसको हम मोस्ट इंटेलिजेंट मानते हैं, तो हमारी जो ड्यूटी है वो भी ज्यादा बन जाती है सहकारियों। तो यहाँ से जो है हमारे अशोका द ग्रेट वो हमें सिखाते हैं कि अगर उनका जो हर एक सेंटेंस जो उन्होंने शिलालेख में दिया उसमें एक डीप मैसेज था जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, उससे इंडिविजुअल एफिशिएंसी और उससे फिर हमारी सोशल एफिशिएंसी बढ़ती है। तो वो यहाँ तक कहते हैं कि भलाई का काम करना कठिन है, मैंने बहुत सारे भलाई के काम किए, बट भलाई के काम से ही सृजनता और क्रिएशन आती है, तो भलाई से हमने पीछे नहीं हटना। Happiness in this world is not possible without intense love with Dhamma
तो धर्म के प्रति हमारा लगाव, हमारी तड़प होनी चाहिए, और हमें हमेशा रिगरस सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद की कठोर परीक्षा हमें करनी होगी। तो अगर हमने इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन करनी है, अगर हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, तो उससे जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज द खुद की कठोर परीक्षा करनी, सेल्फ एग्जामिनेशन। जब हम खुद को सेल्फ एग्जामिन करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, तो इससे हमारे में मॉरल वैल्यूज आएंगी। तो वो जो मॉरल वैल्यूज है उसी से फिर हमारे में हम हर हाल में वी विल बी ओबीडियंस टू एल्डर्स, वी विल बी ओबीडियंस टू आवर गुरुज, आवर सीनियर्स, आवर फिलोसफर। तो जब हम खुद को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, खुद की हम इवेल्युएशन करेंगे, सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, तो हम हर हाल में आज्ञाकारी ही रहेंगे। हम किसी भी अपने सीनियर का, जो हमारे आइडियल है, जब बाबा साहब हैं, जब पी.आर. अम्बेडकर हैं, साहब श्री कांशीराम के उपदेश हैं, जो भी हम उनकी जो उनके उपदेश हैं उनकी हम अवज्ञा नहीं करेंगे, हम हमेशा उनकी आज्ञा में ही रहेंगे। अगर हम खुद को रिकंस्ट्रक्ट, खुद को सेल्फ एग्जामिन कर लेते हैं तो फिर उन्होंने वही के ग्रेट फियर ऑफ सिन, कि हमने मतलब मॉरल वैल्यू के प्रति इतना हमने रिस्पेक्ट रखनी है कि हमने जो गलत काम है उनसे हमने भय खाना है। तो हमने जो गलत काम कोई भी नहीं करना, वी शुड हैव ग्रेट फियर ऑफ सिन, कि हमेशा हमने मॉरल वैल्यूज को अपनाते हुए अच्छा आचरण ही अपनी लाइफ में लेके आना है। तो यहीं पे वो एक्सेसिव जील की भी बात करते हैं, उत्साह, एक्सेसिव जील मतलब उत्साह, उदासीनता नहीं होनी चाहिए। जैसे पी.आर. अम्बेडकर भी हमेशा कहते हैं कि हमने कभी उदासीन नहीं होना। तो ये द ग्रेट अशोका भी हमें सिखाते हैं, एक्सेसिव जील, उत्साह हमारे में होना चाहिए, तभी हम खुद को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल, और तभी हम सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहीं से फिर वो कहते हैं हम पीसफुल सोसाइटी का निर्माण करेंगे। तो इसीलिए दैट इज द रीजन कि बहुत सभी जो हमारे वर्ल्ड के ग्रेट फिलोसफर है, उन्होंने बुद्धा को फर्स्ट थिंकर एंड अशोका को फर्स्ट सम्राट ऑफ द वर्ल्ड, तभी उनको ये नाम दिया है। तो इस यही रीजन है कि महानायक कांशीराम जी ने भी कहा था कि अगर अशोका की आइडियोलॉजी पर हम चल पड़ते हैं, तो जब उनका राज आएगा तो हम सब भय मुक्त होंगे, क्योंकि उनकी जो फिलॉसफी है उसमें इतनी वो नॉलेज से प्रफुल्लित है, उनकी जो फिलॉसफी है उससे हम मतलब एक भय मुक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो साथियों, इसके बाद ही अब जो एक और जैसे कह लो कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, जो हम लाइफ में सीखते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में, जैसे जब से हमारा जन्म हुआ है हम देख रहे हैं, डेली हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो डेली हम जो सीख रहे हैं वो एजुकेशन के थ्रू भी सीख रहे हैं, और वही एजुकेशन उसमें जब थिंकिंग स्किल का कंटेंट आ जाता है, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड ले लेता है। एक्सपीरियंस को री इंटरप्रेट करके बार बार जब हम एक्सपीरियंस हमारे माइंड में चलता है, कोई हम काम कर रहे हैं, मान लो हम घर में खाना ही बना रहे हैं, कोई नई बहू आती है तो एक बार खाना बनाती है, उसमें थोड़ी कमी होती है, वो इसको और इम्प्रूव करती है और इम्प्रूव करती है। इस तरह से हम बार विद द कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस हम परफेक्ट बन जाते हैं। तो जो हमारी परफॉर्मेंस है वो परफेक्ट हो जाती है, और परफेक्ट होना एक हमारी हैबिट बन जाती है। फिर हमें होता है कि भी हाँ, अब तो अच्छा ही बनेगा जो भी मैं बनाऊंगी, चाहे खाने की बात कर लो, मैं डॉक्टर हूं तो मैंने अपने पेशेंट के ऑपरेशन की बात कर लो। तो कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ हमने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। तो जब ये विद कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस एक हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, तो ये हमारे हैबिट्स में आ जाता है, और उससे ही फिर हमारे में सेंसिटिव एटीट्यूड बन जाता है कि हम हर चीज, जब हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लेते हैं, जैसे मान लो मेरी सर्जरी ही है, जब मैं एक ऑपरेशन करती हूँ मुझे पता चलता है कि वहां पर मैंने बीटाडीन अच्छे से नहीं लगाई थी तो उसकी स्किन में पस बन गई। तो इस तरह विद एक्सपीरियंस मुझे होता है कि भी हाँ, पेशेंट की ड्रेसिंग अच्छे से होनी चाहिए, उसको एंटीबायोटिक अच्छा मिलना चाहिए।
तो इस तरह सेंसिटिविटी, छोटे छोटे पॉइंट भी मैं सेंसिटिव हो जाती हूँ, मतलब विद एक्सपीरियंस मैं और सीखती हूँ और सेंसिटिव, मतलब ये जो सेंसिटिव एटीट्यूड है फिर एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। अगर मान लो मैं ऑपरेशन करती हूँ, मेरे पेशेंट के स्टिच खराब हो रहे हैं, उसका कोई दिक्कत आ रही है, फीवर हो रहा है, उसको बार बार जब वो ठीक नहीं हो रहा, उसको जो भी प्रॉब्लम के साथ मेरे साथ आया है मेरे पास, वो नहीं, उससे क्योर नहीं हो पा रहा, तो मैं, मुझे कोई बॉदर नहीं, मैं उसको कोई टेंशन नहीं ले रही, तो इट मीन्स कि मेरे में सेंसिटिव एटीट्यूड नहीं है। तो इसलिए विद एक्सपीरियंस हमने अपने आप में उसको एक हैबिट बनाना है, वो हैबिट विल कन्वर्ट इनटू सेंसिटिव एटीट्यूड एंड दैट सेंसिटिव एटीट्यूड विल मेक अस रिस्पॉन्सिबल। तो जब हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हमारे में एफिशिएंसी लेके आती है, तो हम इंडिविजुअली एफिशिएंट हो जाते हैं। इंडिविजुअल एफिशिएंसी जो है वो सोशल एफिशिएंसी का रूप ले लेती है। इस तरह फिर सोशल एफिशिएंसी जो है वो डिग्निफाइड लाइफ या डिग्निफाइड सोसाइटी का निर्माण करती है। तो सहकारियों, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास तो जैसे हर कोई कहता है, जैसे एडवर्ड इबानो जी भी आके कह के गए थे कि इंडिया कैन हैव अ फ्रॉग जंप, कि यहाँ पे जो बहुजन समाज है अगर उनको थिंकिंग स्किल दे दी जाए तो एक फ्रॉग जंप लगाएगा इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा यूथ है, सबसे ज्यादा पावर जो है, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूथ जो है वो हमारे पास इस वक्त इंडिया में है। इवन देन वी आर नॉट एफिशिएंट। तो हम कहाँ पे कम पड़ रहे हैं? हम यहीं पे कम पड़ रहे हैं कि हमारे में सेंसिटिव एटीट्यूड नहीं है। कितनी कितनी प्रॉब्लम हमारे देश में आ रही हैं, लाइक एजुकेशन का इतना निघार आ रहा है एजुकेशन सिस्टम में, तब भी हम कोई हलचल नहीं है। हमारे पंजाब की बात कर लो तो डेली जो हमारे अनएम्प्लॉयड टीचर्स हैं, जो जो टेस्ट दे रखा है बट उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको जॉब नहीं मिली, तो डेली उनकी स्ट्राइक्स हो रही हैं, उन पे लाठी चार्ज हो रहा है। तो मतलब जिन्होंने पेपर दिया बस वही रिवोल्ट कर रहे हैं, वही संघर्ष कर रहे हैं। जो अदरवाइज पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पेपर नहीं दिया, कोई और बिजनेस ले लिया कि जॉब तो मिलनी नहीं, तो वो चीज हमें नहीं लेके आनी कि ठीक है बाकी को कौन सा जॉब मिली है तो छोड़ो, कोई मैं बिजनेस ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम कम पड़ रहे हैं कि हमने सोशली सेंसिटिव एटीट्यूड लेके आना है कि वाई, क्यों, कोई कमी तो है नहीं हमारे देश में। तो इसलिए डिग्निफाइड सोसाइटी का निर्माण करने के लिए हम सबको इक्वल कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, अपने माइंड्स ओपन करने की जरूरत है। और जैसे हम कहते हैं कि वी हैव टू enlarge our vision, we have to enlarge our capacity to solve the problems. सो वही बात आ गई कि जो हमारा मेंटल एटीट्यूड है कि जो हमने चलता है, ठीक है कुछ नहीं होना, ये सिस्टम ऐसे रहना, सिस्टम है। मैं खुद कई बार कह देती हूँ, मेरे ब्रदर के बच्चे अमेरिका कनाडा है, तो मैं कहती हूँ कि भी हाँ आपके यहाँ तो सिस्टम है ना, तो ठीक है आप यू आर नाउ लिविंग इन अ सिस्टमाइज कंट्री, वहां पे एक सिस्टम वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे वो सिस्टम क्यों नहीं काम कर सकता? तो ये जो क्वेश्चन है ये हमें अपने माइंड में लेके आना होगा। जैसे तथागत बुद्धा कहते हैं कि द माइंड इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच लाइट कैन कम टू मैन, कि हम जो इंसान हैं, ऐसे तो हमारे पास आंखें हैं, हम देख रहे हैं, बट जो जो एक क्वेश्चन करने की जो रोशनी है कि भी वाई, क्यों, क्यों मेरे पढ़े लिखे बच्चों को जॉब नहीं मिली, या क्यों कोरोना में मेरे मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिली, है ना, जहाँ लाइक क्यों इतने और पीजीआई क्यों नहीं है हमारे भारत देश में। तो ये पूरा नॉर्थ जो है वो उसके लिए एक ही पीजीआई है, और वहां पे जब हम नाम लेते हैं कि आप पीजीआई चले जाओ तो पेशेंट एकदम डर जाता है कि नहीं नहीं मैडम पीजीआई मत भेजो। तो ये जो हमें अपने माइंड में क्वेश्चन जो है वो लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो रोशनी है क्वेश्चंस की, क्वेश्चन करने की, तर्क करने की, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने की, खुद को रिकंस्ट्रक्ट करने की जो रोशनी है वो माइंड के थ्रू ही जानी है। तो वी हैव टू ओपन अवर माइंड। तो ये जो सोचना कि ठीक है चलता है देश है, यहाँ पे तो ये सिस्टम ऐसे ही है, पहले हमारे पे मुगलों ने राज करा, फिर अंग्रेजों ने राज करा, तो ठीक है, तो अब ये पॉलिटिशियन राज कर रहे हैं। तो ये जो एटीट्यूड है इसको हमें चेंज करना है। अगर हम सोचते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है तो उस थिंक को हमने आई कैन चेंज द सिस्टम उसमें कन्वर्ट करना है, एंड आई विल डू और आई कैन डू में कन्वर्ट करना है।
तो यहाँ पे जो हमारा मेंटल एटीट्यूड है, जो लेजीनेस कह लो, जैसे हम अभी अशोका के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने उच्चतम लेवल की प्रकाष्ठा करी अपने प्रयत्नों की, कि जो उनके एफर्ट्स थी वो मतलब जील के साथ भी एकदम, हाँ मैंने ये बदलाव लेके आना ही आना है। तो उसके लिए जैसे उन्होंने एक पूरा नेट बिछाया, जैसे मैंने बताया कि माँ मात्र उन्होंने नियुक्त करिए, उनके नीचे और लाइक जैसे कह लो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर तहसील लेवल पे, फिर गांव के लेवल पे, तो इस तरह उन्होंने पूरा एक जो उनके कोऑपरेटिव्स थे उनका एक जाल बिछाया, और उसके थ्रू वो लास्ट टू लास्ट मैन तक वो रीच कर पाए। तो यही जो हमने भी है कि हमने तह तक जाना है कि आखिर रीजन क्या है। इतना अच्छा बजट पेश होता है फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता। बजट में तो कहते हैं जी 5 नए कॉलेजेस खुलेंगे पंजाब में, खुलता एक भी नहीं है। रादर जो पहले हमारे हैं मेडिकल कॉलेज उनकी भी खस्ता हालत है। तो ये रीजन जो है वो हमने लेके आना है अपने माइंड में, सोचने के साथ साथ आई विल डू द सोल्यूशन, आई कैन डू समथिंग, आई विल डू समथिंग। तो ये हमने एटीट्यूड अपने आप में लेके आना है। तो वही के पुनर्निर्माण के लिए, मतलब रीस्ट्रक्चरिंग के लिए दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना, तो दिस इज रिकंस्ट्रक्शन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग। अगर हमने इसका जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जो हमें पसंद नहीं है, सीढ़ी नुमा है, इसमें एक नीचे एक उसके ऊपर एक उसको हमने रीस्ट्रक्चर करना है। जैसे साहब श्री कांशीराम कहते हैं कि जो पेन है, या तो उसको उल्टा कर दो, या उसको हॉरिजॉन्टली एक बराबर ले हो। तो उसकी जो रीस्ट्रक्चरिंग है सोसाइटी की, उसको भी हमें रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। उसके लिए फिर वही है कि इंडिविजुअल से ही हमें शुरू होना होगा। क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमें पहले प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके उनको कंस्ट्रक्ट करना है। और जो हमारा लाइक उसका जो बेस है, दैट शुड बी फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड सॉलिडेरिटी। कि हमने एक संगठन के रूप में काम करना है। सॉलिडेरिटी मतलब कि एक हमने संगठन के रूप में काम करना है। जैसे हम पैरेलल थिंकिंग की बात करते हैं कि बेशक पीबीएसपी में अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे मैंने बोला माइंड ऑपरेशन है, जस्टिस ऑपरेशन है, एकेडमी ऑपरेशन है, बट दे ऑल कम्स अंडर वन हेड। तो वन जो वो सब हेड्स है पीबीएसपी के, तो पीबीएसपी उनको मॉनिटर कर रहा है। तो इसी तरह हमने अपनी सोसाइटी में सॉलिडेरिटी लेके आनी है, कोऑपरेशन लेके आनी है, जो फ्रेटर्निटी जिसको हम कहते हैं, और जस्टिस के लिए हमने वर्क करना है, और इक्वालिटी के लिए हमने वर्क करना है। तो जैसे हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी कहते हैं कि चैलेंज द कंसेप्ट, लीड टू इनोवेशन, रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी। कि आप चैलेंज करो, आप चैलेंज करो कि क्यों भाई, क्यों हम नीचे हैं, क्यों हमें हमारे मतलब क्यों हमें मंदिर में, चलो वो तो हम रिलीजन की ओर नहीं जाते। तो चैलेंज द कंसेप्ट, ये जो रूढ़िवादी धारणाएं बनी हुई हैं, ये जो सोशल इविल्स हैं, जो समाज की कुरीतियां हैं, उनको आप चैलेंज करो। और उनको चैलेंज करते हुए नई नई पॉसिबिलिटीज को आप, नई नई संभावनाओं को आप तलाशो, और एक क्रिएटिव एटीट्यूड अपने आप में लेके आओ। और वो संभावनाएं अल्टीमेटली दे लैंड अप इन न्यू क्रिएटिविटी, नई नई हम संभावनाएं इजाद भी करें। तो ये तभी होएगा जब हमारे में रैशनैलिटी एंड मोरालिटी होगी। अगर हम फेथ रखा हुआ है हमने किसी लाइक, अगर हम फेथ रख लेते हैं कि जी मेरी किस्मत में ऐसा है लिखा हुआ, मेरी तो वो किस्मत वाली रेखा बहुत अच्छी है, मुझे तो फलाने ने बोला था कि आपकी तो बहुत अच्छी हाथों की रेखाएं हैं। तो अगर इस तरह से हम चलेंगे तो फिर हमारा कुछ नहीं बनने वाला। वी हैव टू बी रैशनल, वी हैव टू बी, मतलब नैतिकता हमारे अंदर आनी चाहिए। नैतिक वैल्यू का जो है वो हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझते हुए हमें अपने आप में भी रैशनैलिटी एंड मोरालिटी अपनी लाइफ में पहले लेके आनी चाहिए। उसके ऊपर हम ये जो रूढ़िवादी धारणा है उनको चैलेंज कर सकते हैं। उन रैशनैलिटी मोरालिटी के ऊपर ही हम एक इक्वालिटी वाला समाज जो है वो उसका निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी कहना चाहूंगी कि जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी हैं, उन्होंने भी जैसे हमें एजुकेशन के बारे में बहुत इम्पोर्टेंस बताई थी, कि वही जब वो एजुकेशन के थ्रू संपर्क में आते हैं, जब वो थ्रू एजुकेशन वो वेस्टर्न कल्चर को जानते हैं, वेस्टर्न साइंसेस को, फिजिकल साइंसेस को उनको पढ़ने का मौका मिलता है,
तो फिर वो देखते हैं कि जो मेरा समाज है, मतलब जब वो, जैसे वो इंसिडेंस ही है कि वो एक मैरिज में जाते हैं, ऊंची जाति का उनका दोस्त था, तो वहां पे उनको छोटी जात का कह के उनको बेइज्जत करके निकाला जाता है, और रास्ते में कुछ महिलाएं जिनके गले में हांडी भी है, झाड़ू भी बांधा हुआ है, बट वो खुश हैं, तो उनके पीछे वो कारण क्या, वो कहते हैं कि वाई वाई दे आर हैप्पी, इनके तो मेरे से भी खस्ता हालत है, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, इनके पास तो कपड़ा भी नहीं है, फिर भी खुश हैं। तो फिर वो देखते हैं कि इनके पास लैक ऑफ एजुकेशन है। तो वहां से वो जो उनके जो 5 लाइनें हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र खचले, तो एक विद्या के बिना ये सब जो हमारा अनर्थ हुआ है। तो यहाँ से हमें उनकी बहुत लाइक उनकी जो फिलॉसफी है वो हमें अपनी बहुत इंपॉर्टेंस लेके आती है हमारी लाइफ में, कि उन्होंने तब, जैसे कह लो वो 18th में 1827 में उनका जन्म होता है, तो 1891 में उनकी डेथ होती है, और उनके साथ ही साहब बाबा साहब का जन्म होता है 1891 में। तो विद्या का इंपॉर्टेंस उन्होंने कितना अच्छे से तब 5 लाइनों में एक्सप्लेन किया कि एक विद्या की कमी से हमारी मत चली जाती है, मत मारी जाती है, और उसी से हमारी नीति और हमारी गति रुक जाती है, और उसी से हमारा जो वित्त है, जो हमारे पास पैसा धेला, वो सारा खत्म हो जाता है, और उस इस सबके साथ हम बिल्कुल नीचे वाले पायदान पे चले जाते हैं, और ये सारा का सारा जो हमारी खस्ता हालत है एक सिंगल एक विद्या की अभाव में हुआ है। तो इसी के साथ अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें, व्हाट इज एक्सपीरियंस, कि जैसे मैंने बोला कि एक्सपीरियंस के साथ ही हमने अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टर है उसको डेवलप करना है। तो अगर हमने इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन करनी है तो वो थ्रू एक्सपीरियंस ही होएगा। एक्सपीरियंस में 2 पार्ट आ जाते हैं, एक्टिव प्लस पैसिव। लाइक जो नजर आ रहा है सक्रिय और निष्क्रिय, है ना। एक्टिव जो जो हो रहा है, हम तड़का लगा रहे हैं, जब मैं कोई सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हूँ, जब मैं ऑपरेशन कर रही हूँ, तो वो एक्टिव है। जो अंडरगोइंग है, एक्टिव मीन्स के ट्राइंग, मैं कुछ कर रही हूँ। अ मीनिंग विच इज मेड एक्सप्लिसिट इन द कनेक्टेड टर्म एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे एक्सप्लिसिट का मीनिंग सिंपल है। यहाँ पे जो एक्सप्लिसिट वर्ड है उसको मैंने देखा था सिंपल, उसका मतलब सिंपली जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्टिवली जब हम कोई एक्शन में हैं, जैसे कह लो कि 2 पहलवान हैं, वो कुश्ती कर रहे हैं, तो वो हमें नजर आ रहा है, तो उनके अंदर जो फीलिंग्स हैं कि वो जीतेंगे कि हारेंगे, वो जो उनके माइंड में चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा है, दैट इज पैसिव, निष्क्रिय, जो नजर नहीं आ रहा, दैट इज जस्ट इन द सबकॉन्शियस माइंड। तो एक्टिव इज जब हम सक्रिय, और पैसिव निष्क्रिय जो नजर नहीं आ रहा। तो जब हम कुछ कर रहे हैं, व्हेन वी डू समथिंग टू द थिंग्स एंड देन इट डज समथिंग टू अस इन रिटर्न, दैट इज एक्सपीरियंस। कि जब हम कोई चीज एक्टिवली उसको हम कुछ सुधार करने की, उसमें कोई चीज को हम हैंडल कर रहे हैं एक्टिवली मैनुअली, और जब उसमें कोई चीज, जो उसमें कोई चेंज आ जाता है, निकल के चेंज बाहर आता है, तो दैट इज एक्सपीरियंस, दैट इज एक्सपीरियंस। तो ये जो इन दोनों लाइक इन दोनों को अगर हमने कनेक्ट करना है, एक्सपीरियंस जो है वो तभी आएगा जब हमने एक्टिवली कुछ किया, और उस करने के बाद कुछ हमें रिजल्ट मिला, कंसिक्वेंसेस, जो यहाँ पे एक्शन प्लस कंसिक्वेंसेस इज इक्वल टू एक्सपीरियंस। मतलब हमने कोई काम करा, और उसके बदले में, जैसे मैंने बहुत सारी, जैसे प्रियंका जी पेपर दे रहे हैं, तो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अगर वो उसमें टॉप करते हैं, उनको गोल्ड मेडल मिलता है, तो दैट इज उसका कंसिक्वेंस। और आखिर में उनको एक्सपीरियंस कि भी हाँ, मैंने उस वक्त बहुत मेहनत करी थी, मैं लास्ट के डेज में कोई मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा, कोई मैंने गप्पे नहीं मारी, तो वो जो एक एंड पे जो रिजल्ट मिला, दैट इज एक्सपीरियंस। तो कनेक्शन ऑफ दीज 2 phases ऑफ एक्सपीरियंस मेजर द फ्रूटफुलनेस और वैल्यू ऑफ द एक्सपीरियंस। कि एक्सपीरियंस जो है, इट इज नॉट ऑलवेज गुड, कभी बैड भी हो सकता है, हमने मेहनत करी फिर भी हम आखिर में फेल हो सकते हैं। तो जब हमने कोई एक्शन करा और उसका हमें क्या रिजल्ट मिला, वहां तक हमने जाना है। एक्शन के बाद जो उसका रिजल्ट है, वहां तक हमने उस एक्शन के साथ जुड़े रहना है। मान लो पीवीएसपी का ही मैं उदाहरण देती हूँ कि हम पीवीएसपी में लगे हुए हैं, हमारा टारगेट है कि हमने 1000 ट्रेनर तैयार करने हैं, और फिर हमने सोसाइटी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आना है। तो अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और आखिर में हम छूट जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, तो हमने रिजल्ट तो कंसिक्वेंसेज या नतीजा तो हम देख नहीं पाए, तो फिर वो हमारा एक्सपीरियंस नहीं कहलाएगा।
तो जब हम आखिर तक उस एक्शन में हमें क्या मिला, क्या खोया, क्या पाया, दैट इज द एक्सपीरियंस। तो इसीलिए वो कहते हैं कि एक्सपीरियंस जब हम कर रहे हैं, कोई एक्शन में काम कर रहे हैं, तो इट इन्वॉल्व्स चेंज, बट दैट चेंज इज मीनिंगलेस ट्रांजिशन। वो जो बदलाव आया हमारे में वो मीनिंगलेस है अनलेस इट इज कॉन्शियसली कनेक्टेड विद द रिटर्न वेव ऑफ कंसिक्वेंस विच फ्लो फ्रॉम इट। तो अगर हमने कोई काम किया और उसका जो हमें फल मिला, उस फल के साथ ही हम अपने आप को एक्सपीरियंस्ड कहलाएंगे। मैंने ऑपरेशन किया, 10 दिन बाद मुझे आके मरीज बोलेगा कि मैडम मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इट मीन्स कि मुझे उसका रिजल्ट मिल गया, एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ वो मेरा ऑपरेशन ठीक था। तो इस तरह अगर मैंने अच्छे से काम तो किया नहीं, कोई आके मुझे ऐसे ही बोल दे, जैसे प्रियंका जी का पेपर है, तो वो ऐसे ही उनको कोई गोल्ड मेडल आके दे दे, मैडम आपने टॉप कर लिया, तो उन्होंने वो सिलेबस तो पढ़ा नहीं। तो बिना एक्शन के अगर हमें कोई परिणाम मिलता है तो वो भी कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर हमने एक्शन करा पर हमें उसका परिणाम पता ही नहीं, हम पास हुए फेल हुए, तो वो भी कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक्सपीरियंस के लिए ये दोनों चीजें, हमारी एफर्ट्स और हमारा आउटपुट, वो दोनों हमें उन दोनों के साथ हमें एंड तक रहना पड़ेगा। जो रिटर्न वेव हमें एज ए रिजल्ट मिलती है उसको ही फील करके हम अपने आप को एक्सपीरियंस्ड कहलाएंगे। तो व्हेन एन एक्टिविटी इज कंटिन्यू इनटू द अंडरगोइंग ऑफ कंसीक्वेंस, वही जब कोई एक्शन आगे आगे बढ़ता जाता है और एक रिजल्ट की ओर पहुंचता है, तो वो रिजल्ट जब रिफ्लेक्ट बैक होता है, अभी हमें एक अच्छी फीलिंग आती है कि भी हाँ मेरा ऑपरेशन बहुत बढ़िया था, जब प्रियंका जी ने टॉप किया, तो दैट फ्लक्स जो है उसका सिग्निफिकेंस है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ही दी हुई है कि एक छोटा बच्चा जो जलता हुआ दिया है, तो वो उसको टच करने की कोशिश कर रहा है, जब तक तो वो उसको मतलब कोशिश कर रहा है, जब तक तो उसको टच नहीं करता उसको नहीं पता चलेगा कि इसमें आग है कि नहीं। बट जब उसको टच करता है और उसका हाथ जलता है, तो देन वो जो उसको पेन होती है, दैट इज एक्सपीरियंस। तो इसी तरह जैसे एक मधुमक्खियों के छत्ते की एग्जांपल देते हैं पीबीएसपी में, कि अगर मधुमक्खियों के छत्ते को हम कोई मतलब स्टोन उनकी ओर फेंकेंगे, तो वो जब हमने उनको फेंका, स्टोन मारा, और वो सारा का सारा छत्ता उड़कर हमारे ऊपर लग जाता है और हमारे लाइक वो बाइट करता है, तो वो जो बाइट करता है, हमें पेन होती है, दैट इज एक्सपीरियंस। तो इसीलिए अगर हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखना है, then we have to make a backward and forward connection between what we do to things and what we enjoy or we suffer from things in consequence। कि हमारे में क्या बदलाव आया, जैसे वो बच्चे ने अपनी फिंगर लगाई तो पीछे खींची और उसका जो हाथ जला, तो वो एक उसका रिजल्ट था, एक्सपीरियंस था। तो इसमें यही है कि अंडर सच कंडीशन जो हमारा एक्शन है, डूइंग, दैट बिकम्स ट्राइंग एन एक्सपेरिमेंट विद द वर्ल्ड टू फाइंड आउट व्हाट इट इज, लाइक अंडरगोइंग बिकम्स इंस्ट्रक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ द कनेक्शन ऑफ थिंग्स। कि जैसे मान लो हमने सोशल रिकंस्ट्रक्शन की मूवमेंट ही हम चला रहे हैं, जो वर्ल्ड है इसमें जो कमियां हैं, अगर हम इसको ही चला रहे हैं, तो उसमें मनुवादी लोग हमारा विरोध भी कर सकते हैं, तो कुछ लोग इससे ज्ञान भी हासिल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं। तो ये जो चीजें बाहर निकल के आएंगी वो डिस्कवरी है, वो हमारी डिस्कवरी होगी एक्सपीरियंस के तहत। तो एक्सपीरियंस जो है इट इज ऑलवेज डिस्पर्सिव। जैसे हम ज्ञान कहते हैं कि ज्ञान जो है वो फैलाने से, बांटने से बढ़ता है, तो एक्सपीरियंस भी जो है वो डिस्पर्सिव है, वो फैलता है। जैसे हमने एक नील की ड्रॉप, गाढ़े रंग की ड्रॉप पानी में डाली तो एकदम वो स्प्रेड हो जाती है, तो इस तरह एक्सपीरियंस जो है वो डिस्पर्सिव है। इसी तरह ये सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीफ्यूगल ये साइंस की टर्म है, जैसे फोर्स होती है, जैसे कोई साइकिल है वो राउंड राउंड घूमता है, तो उसके लाइक एक उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम करती है जो उस साइकिल को अंदर को खींचती है, सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। एक सर्कल में चीज घूम रही है, उस सर्कल का सेंटर जब उस चीज को अपनी तरफ खींचेगा वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो बाहर का जो ग्रेविटी कह लो, जब बाहर का आकर्षण है वो उसको बाहर को खींचेगा, वो है सेंट्रीफ्यूगल। तो एक्सपीरियंस इज ऑलवेज मतलब बाहर फैलने वाला, तो इट इज डिस्पर्सिव, इट इज सेंट्रीफ्यूगल एंड इट इज
डिसिपेटिंग, लाइक जो एक्सपीरियंस है वो हमारे चेंज होते रहते हैं विद टाइम। एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा हमेशा हमारा फिक्स नहीं रहता, तो इट इज डिसिपेटिंग। जो आज हमें एक्सपीरियंस हुआ है वो कल हम उसको, ये आज हमारा खत्म हो सकता है और आगे हम उसको नए एक्सपीरियंस में, नई नई चीजों में हम नए नए एक्सपीरियंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो थर्ड पॉइंट था आज के टॉपिक का, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। तो जैसे मैंने पहले डिटेल में आपको बताया ही है कि जो कलिंगा वार जो हुई थी, तो जैसे पहले मैंने डिस्कस किया कि पहले तो वार ही, युद्ध ही होते थे, बिफोर ईसा क्राइस्ट से पहले युद्ध ही होते थे। इवन मुगल साम्राज्य में भी हमने देखा कि युद्ध ही होते थे। तो उसके बाद उन्होंने जो एक्सपीरियंस हुआ अशोका द ग्रेट को, कि आखिर इससे लाइक इंसान तो खत्म हो रहे हैं, लाइक कितना जानों का नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट किया, रिकंस्ट्रक्ट करके उन्होंने अपने लाइक इंडिविजुअल की रिकंस्ट्रक्शन करके खुद की, और बाद में सोसाइटी की रिकंस्ट्रक्ट करके, और उन्होंने फिर जैसे वो मैंने बताया कि उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं ली, और वो एक लेमैन बनकर वो जो सारे के सारे उनके जो धर्म का उनका जो थॉट्स थे, भ्रातृ भाव के, कॉपरेशन के, एजुकेशन फिलॉसफी, रिकंस्ट्रक्ट करना अपने पूरे सोसाइटी को, तो वो उन्होंने मतलब समझा, एक लेमैन की तरह समझा और एक राजा की तरह इंप्लीमेंट किया। oaths have taken as laymen and implemented as a king। तो उन्होंने एक कॉमन मैन बनकर वो पूरा उन्होंने त्याग दिया कि मैं आगे से किसी पर अटैक नहीं करूंगा, और लेमैन की तरह वो उन्होंने अपनी लाइफ बिताई, और उन्होंने जो वो करना चाहते थे अपने भारत देश के लिए, अपने प्रजा के लिए, तो वो उन्होंने एक राजा की तरह इंप्लीमेंट किया। तो दैट इज द रीजन कि बाबा साहब कहते हैं कि देयर इज ओनली वन पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री which is the period of glory and greatness, and that is the period of Maurya काल। तो उनका पीरियड जो था वो ग्रेटनेस एंड ग्लोरी से भरा हुआ था, उसमें जो जाति व्यवस्था थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, और उसमें बहुजन समाज के जो लोग थे वो पहली बार शासनकर्ता बने। तो उसमें बहुजन समाज वाज द रूलिंग क्लास। तो ये पॉइंट साथियों नोट करने वाली है कि दैट इज द रीजन कि आज तक अगर, इसीलिए उनकी जो फिलॉसफी है उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा। अगर हम उनकी फिलॉसफी को पढ़ते हैं तो हम भी शासनकर्ता जमात बन सकते हैं, बट उसके लिए जैसे उन्होंने खुद को रिकंस्ट्रक्ट करा, तो हमें भी रिकंस्ट्रक्शन करके कोऑपरेटिव एटीट्यूड के साथ सोसाइटी का निर्माण करना होगा। तो इसलिए साथियों जो लाइफ है हम डेली सीख रहे हैं, ये एक सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस ही है। लाइफ ऐसे नहीं है कि हमने बढ़ते जाना है, उसको हमने सीखना भी है। तो लिविंग थिंग्स में इन लिविंग थिंग्स दे मेंटेन देमसेल्फ बाय रिन्यूअल। जितनी भी जीती जागती जो है लाइक कुदरत की जो ये क्रिएचर्स हैं, तो ये दे मेंटेन देमसेल्फ बाय रिन्यूअल, ये अपने आप को रिन्यू करती जा रही हैं। लाइफ अपने आप में रिन्यूइंग प्रोसेस है, और एनवायरमेंट से हमने सीखना है। जो प्रोफेसर जॉन डीवे वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो एजुकेशन है ये इंटरेक्शन है इंडिविजुअल एंड एनवायरमेंट की। एजुकेशन इज नथिंग, और यू कैन से एक्सपीरियंस इज नथिंग, इट इज द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड द एनवायरमेंट। कि हमारा जो एनवायरमेंट है, जो सोसाइटी है, उसके साथ जो हमारा एक कनेक्शन है, दैट इज द एक्सपीरियंस एंड दैट इज द एजुकेशन। सो हमें जो हमारे कस्टम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बिलीव्स हैं, उन सबको मतलब खत्म करते हुए, उनको डिफीट उनको करते हुए हमने रिक्रिएशंस की ओर बढ़ना है। और लाइफ जो है वो अपने आप में एक कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस ही है, उसी को हम रिन्यूअल ऑफ लाइफ कहेंगे। तो जिस तरह प्राणियों में लाइक फिजिकली हमें फिट रहने के लिए हमें खाने की जरूरत है, प्रजनन लाइक बच्चों का जन्म होना, तो हमारी ऐसे मतलब जितनी भी लिविंग क्रिएचर्स हैं नेचर में, तो वो उनकी संख्या बढ़ती है, आगे से आगे उनका जनरेशन टू जनरेशन उनका ग्रोथ हो रहा है। तो जिस तरह न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन आर इम्पॉर्टेंट टू द फिजियोलॉजिकल लाइफ, एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू द सोशल लाइफ। जो सोसाइटी है उसके लिए, सोशल वैल्यूज के लिए हमें एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो सोसाइटी एग्जिस्ट
थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि बायोलॉजिकल लाइफ, जैसे कि प्रजनन, जैसे कि बच्चों का जन्म होना, चाहे वो जानवर हैं चाहे वो हमारी फसलें हैं, जैसे बीज से बीज पैदा होता है। तो इसी तरह जो सोशल लाइफ है वो एजुकेशन से आगे आगे बढ़ती है। तो जैसे महान अशोका ने कहा था कि जो कल्चर है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे स्प्रेड होता है, तो हमने बड़े बुजुर्गों को अपने साथ रखना है। तो इसी तरह यहाँ पर भी है कि ट्रांसमिशन अकर बाय मींस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ हैबिट्स ऑफ डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग फ्रॉम ओल्डर टू यंगर। यहाँ पर फिर अशोका का आ जाता है कि हमने ओल्ड, जो हमारे एल्डर हैं, बुजुर्ग हैं, उनको हमने हर हाल में उनकी आज्ञा में रहना है। तो एजुकेशन जो है वो सिर्फ वो गैप है, जो जो दो जनरेशन में गैप है, उस गैप को फिल करती है एजुकेशन। तो इसी तरह जो हमारा कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी कॉमन लाइक माइंडेडनेस है, वो तभी डेवलप होगी अगर हमारे में कम्युनिकेशन है। हिंदू सोसाइटी या जो जिस सोसाइटी हम रह रहे हैं, अगर उसमें सबसे ज्यादा कमी है तो सबसे ज्यादा कमी कम्युनिकेशन की है। बाबा साहब कहते हैं कि एक जैसी चीजें होना, like having common things is not so important as compared to having those things in common। मतलब सेम जैसी चीजें हैं, सेम जैसे त्योहार हैं, हाँ फेस्टिवल मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, सारे मनाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक हमारे में एक कॉमन एसोसिएटेड फीलिंग नहीं आती। कि जब तक ये नहीं होता कि भी हाँ वो तो बड़े बड़े अपर कास्ट है, उनके घर में हम नहीं जा सकते, जैसे हम परसों बात कर रहे थे। तो ये जो एसोसिएटेड लाइफ की फीलिंग है वो हमें लाइक माइंडेडनेस और कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ आएगी। उसके लिए हमें ये जो सीढ़ी नुमा ढांचा है उसको खत्म करना होगा। डेलिबरेट एफर्ट्स और थॉटफुल पेन्स इसके लिए हमें चाहिए होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टर रसल के बारे में बताना चाहूंगी मैं। प्रियंका जी, मैं शुड आई कंटिन्यू? हेलो। यस मैडम, आप कंटिन्यू करें। हाँ जी। तो यहाँ पे सहकारियों, जब हम बाबा साहब को पढ़ते हैं, पी आर अम्बेडकर साहब ने तो उनपे एमए करा है, मैंने भी सर्टिफाइड कोर्सेज बाबा साहब पे करे थे। तो उनके लाइक तथागत बुद्धा जैसे उनके गुरु मानते हैं, गुरु कबीर जी उनको गुरु मानते हैं, वो ज्योतिराव फूले जी को अपना गुरु मानते हैं। तो प्रोफेसर जॉन डीवे को वो अपना फोर्थ गुरु मानते हैं। इसी तरह एक मिस्टर रसल हैं और एक एडमंड बर्क जो थे। तो ये बहुत सारे ग्रेट फॉरेन फिलोसफर थे जिनका उनकी लाइक फिलॉसफी पे बहुत ज्यादा गहरा असर हुआ। बाबा साहब की जो मेंटल एटीट्यूड, जिसको फिर वो इतना ज्यादा यहाँ पे जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी ताकतें थी मनुवादी की, तो हम सैल्यूट करते हैं ऐसे फिलोसफर्स को। लाइक मैं इमोशनल हो जाती हूँ कई बार कि ऐसे फिलोसफर के वो संपर्क में आए। वी शुड बी थैंकफुल टू दीज फॉरेन फिलोसफर्स कि जिनके संपर्क में आने से बाबा साहब का इतना लाइक उनका जो ब्रेन का माइंड का हॉरिजन था वो इतना ऊपर तक गया। अभी भी मैं इमोशनल हो रही हूँ कि लाइक उनका कि वो उन्होंने जो भी हमारी सोसाइटी में कमी थी वो उनको दूर करने में काफी सक्सेसफुल रह पाए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें लेके दी, वो पॉसिबल ना हो पाती अगर वो इन ग्रेट फिलोसफर्स के संपर्क में ना आते। तो यहाँ पे जो मिस्टर रसल हैं, इनका एक बुक थी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। ये उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लिखी थी। तो उन्होंने लाइक इसमें जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, इसमें कोई बाबा साहब ने वो, इसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल में करा था कि उनके जो प्रिंसिपल थे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी के, उन मिस्टर रसल के, देवर स्टेट, प्रॉपर्टी, वार, रिलीजन, एजुकेशन एंड मैरिज। पर बाबा साहब ने इसमें से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को लिया था क्योंकि उनको पता था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ साथ इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी भी मेरे देश के लिए चाहिए। और साइकोलॉजी को पढ़ा था उन्होंने, मिस्टर रसल की जो साइकोलॉजी थी कि सोशल लाइफ जो है उसको अगर हमें डिग्निफाइड बनाना है तो जो हमारे माइंड्स हैं, सोसाइटी का जो माइंड सेट उसको हमने चेंज करना है। तो इंडिविजुअल का क्या रिलेशन होना चाहिए सोसाइटी के साथ, वो उस पे उन्होंने वर्क, बाबा साहब ने उनकी जो बुक लिखी गई थी रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी, उसका उन्होंने रिव्यू करा था। तो उसमें से वो बहुत कुछ फाइंड आउट करके फिर लेके आते हैं। तो वो लाइक इम्पल्स टू इंस्टीट्यूट बियॉन्ड डाउट द ट्रूएस्ट, कि जो हमारी दृढ़ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दृढ़ संकल्प हम सब में होना चाहिए
तो दृढ़ संकल्प हम सब में होना चाहिए, तो उसी से हम जो है सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि मिस्टर रसल कहते हैं कि जो हमारे जो हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे में ना इम्पल्सेस होती हैं, अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं। इम्पल्सेस आर द रिजर्वायर ऑफ ह्यूमन फोर्स। ऑल ह्यूमन एक्शन आर द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इम्पल्सेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, कि हमारे में अलग अलग सी भावनाएं निकल के आती हैं। तो वो जो हमारे में फीलिंग्स है, जैसे कई बार हमारे में गुस्से की फीलिंग्स निकलती हैं, इम्पल्सेस। कई बार हम प्यार की, हम बच्चों को प्यार करते हैं, या कई बार हमारा लड़ाई झगड़े में हम गुस्से की फीलिंग्स लेके आते हैं। तो इस तरह इम्पल्सेस आर दी रेजर्वायर ऑफ अ ह्यूमन फोर्स, और फोर्स शुड बी यूज्ड कंस्ट्रक्टिवली एज एनर्जी, नॉट डिस्ट्रक्टिवली एज वायलेंस। तो वो जो युद्ध होता था उस वक्त, उसको वो कहते हैं कि फोर्स, इतना पावर है हमारे इंसानों में, तो हमें ये जो हमारी एनर्जी है ये कंस्ट्रक्शन के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए लगानी चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे को मार काट करने के लिए लेके आनी चाहिए। तो उन्होंने बोला था कि जो फोर्स है, दिस इज ओनली अ मीन एंड इट्स अ जजमेंट बेस्ड ऑन इट्स अचीव्ड एंड। कि जो फोर्स है, जो हमारी एनर्जी है, वो एक जरिया है, हम आगे जाके क्या अचीव करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कॉपरेशन इज इन इटसेल्फ अ मीन एज वेल एज एंड। कॉपरेशन एक जरिया भी है और आखिर में हम कॉपरेशन अचीव भी करते हैं। तो इसी तरह जो हमारी फोर्स है, जो हमारे अंदर भीतर एनर्जी छुपी हुई है, उसको हमारे अंदर बहुत सारी फोर्स है, बहुत हम रेजर्वायर फुल ऑफ फोर्स है, बट हमने उसको कंस्ट्रक्टिव कुछ बिल्ड करने के लिए यूज करना है, ना कि हमने उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। कि हमने जो अपने अंदर ताकत है उसको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए यूज करना है, ना कि उसको अलग अलग। पहले हमारी सोसाइटी बहुत बटी हुई है, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस टर्न टुवर्ड द इंडिविजुअल रिकंस्ट्रक्शन एंड हेंस द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। सो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जैसे हमने आज फिर ग्रेट अशोका को एक बार फिर जाना, फिर पढ़ा, तो जैसे हमारा स्लोगन भी है कि महान अशोका का राज आएगा, हम सबको बहबूद बनाएगा। तो सहकारियों, थैंक यू, जय भीम। ओवर टू प्रियंका जी।